आर्ट बनाओगे, कलाकारी करोगे तो तुम गरीब रह जाओगे। सच बताना, सुनकर बुरा लगाना, आई नो यार थोड़ी सी हार्श बात है, बट क्या करें यार, कहीं ना कहीं ये चीज सच्चाई भी है। क्योंकि जब कभी भी किसी आर्टिस्ट से ये सवाल पूछा जाता है कि हाँ भाई आर्ट के अराउंड पैसे कमाने हैं, तो 100 में से 95% बार उसका जवाब होता है आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई डोंट वर्क फॉर मनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या फिर सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ऐसा है, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आर्टिस्ट या फिर आर्ट के रिलेटेड कोई भी मुद्दे, कोई भी डिबेट या फिर कोई भी बातचीत वगैरह कुछ भी होता है ना, तो घूम फिर कर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये जरूर आ जाता है भाई कि आर्टिस्ट हेट मनी, या फिर अगर वो हेट नहीं करते तो फिर कहीं ना वो अपनी आर्ट को फाइनेंशियल वाली साइड से बचा के ही रखते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो असल में ना काफी ज्यादा धुंधली हो चुकी है। क्या हमेशा आर्टिस्ट पैसे से नफरत करते हैं? क्या वो उससे दूर भागते हैं? क्या वो कमाना नहीं जानते? कई सारी बातें हैं, लेकिन इनके बीच में ना मुझे ये लगता है कि दुनिया के अंदर यार अनलेस आप कोई सेल्फ अवेयरनेस या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं जा रहे ना, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि इनफ मनी के माइंडसेट को डिनाई करेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के केस में भी ना ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसे से नफरत करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, या फिर मुझे पता नहीं इसको प्रॉब्लम कह भी सकते हैं या नहीं, लेकिन चीज जो है वो ये है यार कि मेजोरिटी ऑफ द दुनिया भर के जो आर्टिस्ट है ना, वो पैसे से नफरत नहीं करते, बल्कि वो पैसे के अराउंड जो नेगेटिव चीजें होती है ना, उससे बस अपनी आर्ट को बचा के रखना चाहते हैं। क्योंकि कई सारे आर्टिस्ट को ये लगता है भाई कि अगर वो पैसे को अपनी आर्ट के साथ कंसीडर करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि शायद उनकी वो जो दिमाग में आर्ट बनाने की, क्रिएटिविटी की या फिर इमेजिनेशन करने की वो जो लाइन या जो पावर है ना, वो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भागने की इस रेस के अंदर ब्लर या फिर मिट ना जाए। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, मैं कहीं ना कहीं इस वाले माइंडसेट से थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। लेकिन पिछले 4 साल से कंटेंट क्रिएशन करते हुए और लगभग कुल मिलाकर 6 साल से 3D एनिमेशन के अंदर रहते हुए ना, मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि इन द ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग्स, अगर आप अपनी आर्ट को नेक्स्ट लेवल या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पे ले जाना चाहते हो ना, या फिर ये सब भी छोड़ो यार, अगर आप सिर्फ अपनी आर्ट के अराउंड प्रैक्टिस, ट्रेनिंग या कुछ भी करना चाहते हो या फिर खुद को अपस्किल भी करना चाहते हो, तो भी यार आर्ट की फील्ड के अंदर ना पैसे की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब देखो, आई नो कि कई सारे आर्टिस्ट मेरी ये वाली बात सुनकर थोड़ा सा ट्रिगर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा यार कि मुझे बस 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मान लीजिए कि आप बचपन से ड्राइंग कर रहे थे, बचपन से लेके स्कूल तक आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स बनाई, अलग अलग टाइप के आर्ट स्टाइल्स को अपनाया, और इसके बाद आकर आपके फाइनली दिमाग में आ गया कि हाँ भाई मुझे तो आर्ट की फील्ड के अंदर ही अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में रहते हो, जो कि मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यहीं पे रहती है यार, और ऑडियंस से याद आया भाई कि चैनल के ऊपर आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, भाई ऐसे कैसे बात चलेगी यार, आपके सब्सक्राइब के बिना यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज यार अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। एंड बैक टू वीडियो अगेन, अगर बात करें कि आप इंडिया में रहते हो और आर्ट के अंदर अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा ना कि मैं कहीं ना कहीं से कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री करूंगा, और जैसे ही आपके दिमाग में ये वाला थॉट आया, समझ जाओ कि पैसा खर्च करने की शुरुआत उधर से ही हो चुकी है। कॉलेज में जाओगे तो वहां पैसे लगेंगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां भी पैसे लगेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत सेल्फ लर्निंग से करना चाहते हो और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कोई छोटे मोटे कोर्सेज ले लूंगा और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यूट्यूब वगैरह से सीख लूंगा। और एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने कॉमिक या फिर मांगा इंडस्ट्री के अंदर एज एन इलस्ट्रेटर की जॉब या फिर उसके करियर को चुन लिया। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम क्या आने वाला है। स्टार्टिंग स्टेज के अंदर तो आप मिनिमल लेवल की चीजों से चालू कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर थोड़ा और सीखते चले जाएंगे ना, तब आपको नीड पड़ेगी हाई क्वालिटी टूल्स की। और कॉमिक और मांगा के अंदर एग्जांपल के लिए अगर मान लो आप कलर पेन्स का यूज करना चाहते हो और उसके अंदर भी बेस्ट क्वालिटी के कलर पेन यूज करना चाहते हो, तो बहुत पहले ना मैंने एक अमेजोन के ऊपर एक कंपनी का नाम सुना था जिसका नाम है कॉपिक्स मार्कर। और अगर आप अमेजोन के ऊपर जाकर एक बार उनका प्राइस चेक करोगे ना भाई, तो मैं सही कह रहा हूँ आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि कलर पेन से तो आपके दिमाग में वो रंगीला के स्केच पेन आते होंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप इनके प्राइस देखोगे ना कि 13-14 हजार से तो चालू हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये देखकर तो नींद उड़ जाएगी। और ठीक है यार, मैं एग्री करता हूँ कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज थोड़ी ज्यादा ही एक्यूरेट ना हो, लेकिन अगर मैं अपनी खुद की इंडस्ट्री 3D इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप मान लो एग्जाम्पल के लिए 16 GB की रैम या छोटे मोटे लैपटॉप वगैरह से चालू तो कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़े से हाई लेवल पे पहुंचते हो, और एग्जाम्पल के लिए आप क्लाइंट वर्क्स या फिर कोई भी ऐसी चीजें या फिर खुद की स्किल को भी बढ़ाना चाहते हो ना, तो फिर यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी एक हाई स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर की। और एक बार अगर आप दिल्ली में रहते हो और यहाँ के नेहरू प्लेस मार्केट में जाकर अगर तुमने ये पूछ लिया ना कि मुझे 3D रेंडर के लिए कंप्यूटर बनवाना है, तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर आप गेमिंग पीसीज या फिर इन कंप्यूटर बिल्ड वाली चीजों में नहीं रहे हो ना, तो पीसी बिल्ड करने के प्राइस सुन के तो तुम्हारे सर के ऊपर से नींद उड़ने वाली। और अगर जेब के अंदर पैसे नहीं होंगे तो दिमाग में चाहे
कितने भी बेटर आइडियाज क्यों ना हो, अगर आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे ना दोस्त, ये मैटर नहीं करता कि टूल कौन सा है या फिर सॉफ्टवेयर या फिर चीजें कौन सी हैं, सबसे पहले तो वो टूल होना चाहिए ना दोस्त। वो काम जिस चीज के ऊपर करोगे वो प्लेट तो चाहिए ना आपको, और आर्ट की फील्ड के अंदर वो प्लेट आती है बहुत ही ज्यादा महंगी। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को एटलीस्ट अपने दिमाग से ये वाला आइडिया तो निकाल देना चाहिए कि मनी इज देयर एनिमी। और मुझे पता है यहाँ तक मेरी बातें सुनने के बाद आप इनको कंसिडर जरूर करोगे, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी अलग अलग प्रोफेशंस है ना, उन सब के बीच में ये जो आर्टिस्ट नाम की प्रजाति है ना, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। मतलब ये इतने स्मार्ट हैं कि इनके बीच में दो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बन गए हैं। पहला ग्रुप है स्मार्ट फ्रॉम स्टार्ट और दूसरा है भाई स्मार्ट एट लास्ट। और इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई कि आर्टिस्ट आर हेल ऑफ अ क्रिएटिव भी। मतलब लिटरली भाई रद्दी में पड़ी डिक्शनरी को उठा के भी कुछ ना कुछ वो तोड़ फाड़ करके बना सकता है। लेकिन वही बात है यार, आज नहीं तो कल, लेकिन हर एक आर्टिस्ट को ना एक्सपैंड करने के लिए और अपनी आर्ट को और खुद को सस्टेन करने के लिए मनी की नीड समझ में आ ही जाती। जिनमें अगेन अगर बात करें फिर से वो दो साइड के आर्टिस्ट की, जिनमें सबसे पहले स्मार्ट फ्रॉम स्टार्ट थे ना, ये बंदे ऐसे होते हैं ना कि इनको शुरू से पता होता है कि हाँ भाई आगे जाके पैसे की नीड बढ़ने वाली है, तो ये शुरू से अपनी मोटिवेशन को उस हिसाब से रखते हैं, शुरू से ही अपनी चीजों को वैसे ही प्लान करते हैं। लेकिन इनके अलावा वो जो दूसरे टाइप के बंदे हैं कि स्मार्ट एट लास्ट, उनको एट द एंड कहीं ना कहीं जाके ये रियलाइज हो ही जाता है कि हाँ भाई आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली यार यही इस दुनिया की रियलिटी है कि शुरू में पता कर लो या फिर अंत में जान जाओ, लेकिन मानना तो पड़ेगा। और अगर अभी भी नहीं मान रहे तो चलो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, बैटमैन अपनी बैट मोबाइल में बैठ के अपने केव में एंटर करता है और सामने भाई अल्फ्रेड अपना चाय पानी लेके सब रेडी बैठा है। और जैसे ही बैटमैन बैट मोबाइल से नीचे उतर के अपने डेस्क पे जाता है ना, तो अल्फ्रेड उससे पूछता है कि हाँ भाई अब क्या सीन हो गया, क्यों गुस्से में है तू? तो बैटमैन उससे कहता है भाई कि आज मेरे दिमाग में ना एक थॉट आया, और वो थॉट ये है कि मान लो जस्टिस लीग के मेंबर अगर 1% भी चांस है कि वो कभी अर्थ के ऊपर हमला कर दे, तो हमें एज अ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड उस 1% चांस को ना एब्सोल्यूट मान के चलना पड़ेगा कि हाँ भाई वो हमला करेंगे ही करेंगे। एंड दैट्स व्हाई बैटमैन का फिर नेक्स्ट रिएक्शन पता है क्या होता है? वो पूरी जस्टिस लीग के जितने मेंबर होते हैं ना, सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कंटिजेंसी प्लान बनाता है। बट ठीक इसी तरीके से यार अगर बैटमैन को भी किसी चीज को लेकर प्लान बनाने में कोई शर्म नहीं आती, तो तुम तो फिर भी आर्टिस्ट हो दोस्त, तुम्हें किस बात की शर्म है? क्योंकि आई नो कि इस वीडियो में यहाँ तक तो तुम समझ गए होगे कि एक ना एक पॉइंट पे आके तुम्हें पैसे की नीड पड़ने ही वाली। तो क्यों ना जिस चीज से आगे जाके सामना होने वाला है उससे भिड़ने के लिए पहले ही हथियार तैयार कर लो ना। पहले ही अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि भाई जब आगे जाके नीड पड़ेगी तो मैं शुरू से रेडी बैठा हूँ, मेरे पास सारे प्लान्स हैं कि मनी को कैसे कमाना है और कैसे उसके अराउंड में अपनी आर्ट को बिठाना। और जैसे वो पुरानी बॉलीवुड मूवी के अंदर कोर्ट वगैरह में बातचीत नहीं होती थी, वैसे वाला सीन है भाई कि आज और अभी से कसम खाओ और अपने दिमाग से ये वाला थॉट निकाल दो कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई डोंट वर्क फॉर मनी या फिर आई हेट मनी। क्योंकि अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही दिमाग में तुमने ये वाला सीड डाल दिया ना, तो आगे जाके वो जो सीड है वो पेड़ नहीं बनेगा दोस्त, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा रोकेगा। लेकिन अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मनी को ही इस तरीके से देखने लग जाओ कि हाँ भाई उसके अलावा मुझे और कोई नहीं दिखता। मनी के अराउंड जो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि मनी इज माय बिगेस्ट फ्रेंड इन द डार्कर टाइम। आर्ट बनाने को लेकर, अपने आप को सपोर्ट करने को लेकर, एक बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ और एक बेटर चेहर को लेकर जो भी चीजें तुम अच्छे तरीके से अफोर्ड कर पाओगे, वो सारी चीजें मनी से होती हैं दोस्त। और जब पैसे कमा रहे होगे ना बढ़िया लेवल पे, तो खुद की खुशी तो ठीक है होती है, लेकिन अपने से ज्यादा जब अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने मम्मी पापा को देखोगे ना खुश होते हुए, उनको जिस चीज की नीड है तुम वो प्रोवाइड करा रहे हो, जिस चीज की नीड नहीं भी है सिर्फ लग्जरी के लिए कोई चीज दे रहे हो, तो उनकी फुलफिलमेंट में, उनकी खुशी के अंदर जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो समझ लो एकदम नेक्स्ट लेवल की बातचीत हो जाएगी। लेकिन अब आप सोचोगे कि ठीक है यार खैलेबर भाई, पैसे के अराउंड बातचीत तो बहुत हो गई, लेकिन रास्ता क्या है भाई, कमाए कैसे? क्योंकि ये बात भी एक फैक्ट है यार कि इंडिया के अंदर हमारा जो समाज है ना, वो आर्ट को आज भी एक हॉबी की तरह से देखता है। एंड अगर हम अपने समाज से बाहर निकलकर प्रोफेशनल फील्ड में भी जाते हैं, तो छोटे मोटे स्टूडियो से लेकर बड़ी कंपनीज एंड इवन फ्रीलांसिंग तक, ऐसा फील होता है कि इंडिया के अंदर लगभग सब कुछ सैचुरेट हो चुका है। और अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वो इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरस अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि जिसके अंदर आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिले। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको कहना चाहूंगा यार कि बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से चिल हो जाओ, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग रास्ता बताने। तो ध्यान से सुनो यार, ये चीज तो तुमने बहुत बार सुनी होगी कि आर्ट इज सब्जेक्टिव या फिर रिचेस आर इन द निचेस, लेकिन मैं सच बताऊं ना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की अगर बात, तो अपने देश के अंदर ना ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम फेल हो जाता है। मानता हूं मैं कि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं और कई सारी चीजों के अंदर रिचेस आर इंडीड इन द निच, लेकिन अगर तुम्हें इंडिया के अंदर रहकर आर्ट के थ्रू बड़ा पैसा कमाना है ना, तो तुम्हें एक छोटे या फिर एक लिमिटेड सेगमेंट को छोड़कर मासेस को अपील करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये बात भी मानता हूं कि एज एन आर्टिस्ट पैसे कमाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग या फिर एसेट सेलिंग वगैरह वगैरह, बट अभी भी ना कई सारे आर्टिस्ट एक बहुत ही मेजर एरिया को मिस आउट कर रहे हैं, और वो चीज है मेरे दोस्त कंटेंट क्रिएशन। और आई नो कि अब तुम सोचो
सोचोगे कि अरे भाई ये क्या बोल दिया, इन्फ्लुएंसर बनाने की बातचीत हो रही है क्या? बट रुको यार एक सेकंड, मजाक से हटके मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कोई ये बात भी नहीं कर रहा कि तुम्हें जाके कोई यूट्यूब के ऊपर मिलियन सब्सक्राइबर बना लेने या मिस्टर बीस्ट बन जाना है। वो चीजें देखो, रियलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और हवाई बातें तो बिल्कुल भी नहीं है कि जाके तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, शॉर्ट बना लो, यहाँ से तुम्हारे सब्सक्राइबर आ गए, वहां से स्पॉन्सर आ गए, पैसे आ गए। ये सब काम नहीं होने वाले दोस्त। बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग एंड बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग चीज है वो। तो उसको एकदम ग्राउंड रियलिटी पे समझे ना। तो आज के टाइम पे जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। और आज के टाइम पे भी अगर तुम इसको वही ट्रेडिशनल तरीके से देखते हो कि मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा, चैनल बनाऊंगा, AMV बनाऊंगा, उसके ऊपर ये सब, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्त। आज के टाइम पे जो रियलिटी है ना कंटेंट क्रिएशन की, या फिर जो पूरी ऑडियंस या पूरी दुनिया जहां पे बैठी, वो बैठी है मेरे दोस्त शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे। मतलब कि तुम्हारे ये इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, एक बार अपने घर से निकलो, बस या फिर मेट्रो वगैरह पकड़ो और अपने दाएं बाएं देखो। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि बगल वाला बंदा भी रील देख रहा होगा, उसके बगल में बैठी हुई लड़की भी रील देख रही होगी, और सारे के सारे अंकल आंटी सब लोग किसी ना किसी टाइप की वीडियो के अंदर लगे हुए। तो जब पूरी दुनिया बैठकर वीडियो देख रही है तो फिर देखने वाले तो बहुत हैं। और सोचो अपने दिमाग में एक बार कि अगर जब देखने वाले लोगों का इतना बड़ा डेटा है तो क्या बनाने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा हैं? और जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा दोस्त कि जितनी ज्यादा डिमांड है ना, सप्लाई उसके आसपास भी नहीं। और एक बार को अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो सप्लाई डिमांड भी छोड़ दो, सिंपल सा बस ऐसे समझो कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन बना रहे हैं, सोसाइटी के स्केल के अंदर उनका जो एक्सपोजर ऑफ नेटवर्किंग या कनेक्शन का जो एक्सपोजर या लेवल है वो एकदम से कितना ज्यादा ऊपर हो जाता है। हो सकता है जिस फील्ड के अंदर आप वीडियोस बनाते हैं उसी फील्ड के अंदर कोई बहुत ही ऊपर लेवल का आदमी आपकी वीडियो को देख ले, उसको आपकी बातें पसंद आए, आपके अंदर पोटेंशियल नजर आए, एंड हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आप दोनों के बीच में कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई भी ऐसी चीज शुरू हो जाए जो कि ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप उनको रीच आउट करते तो शायद ना हो पाता। एंड इट्स अ ग्राउंड रियलिटी मेरे दोस्त। आज के टाइम पे मैंने ना कई सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो कि लिटरली बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने कंटेंट बनाया, ऑडियंस को जनरेट किया, और वहां से फिर कुछ ना कुछ तरीके से क्लाइंट वर्क, अपने खुद के प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज ऐसी निकाले जिससे कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। जिसके सबसे बड़े एग्जांपल मेरे दिमाग में दो बंदे आ रहे हैं। एक का नाम है अनमोल पांडे, जिनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो भाई। तो ये क्या करते हैं, ये फ्रीलांसिंग करते हैं और सर्विस इनकी है कि भाई आपको एनिमेशन वीडियो बना के दे देंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग की इस खतरनाक भीड़ भाड़ वाली मार्केट के उन्होंने कैसे ब्रेक थ्रू करा? भाई साहब जिस भी क्लाइंट के साथ बात करते थे उसकी वो बातों को रिकॉर्ड करके, ऑब्वियसली शायद परमिशन लेकर, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाने लग गए, जहां से आप देख सकते हो कि 41,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए। तो इससे एक चीज तो ये हुई कि जितने भी इन्होंने प्रीवियस क्लाइंट से बातचीत करी, जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड करी, इंस्टाग्राम रील बनाने से वो सारी चीजें इनके लिए एक पोर्टफोलियो के जैसा बन गया। जिससे होगा ये कि आप मान लो ये किसी बहुत बड़े ब्रांड को जब रीच आउट करेंगे ना, तो इनके पास एक ऑलरेडी पूरा पोर्टफोलियो रेडी है, जहां पे ये लाइव अपनी वीडियोस के अंदर दिखा सकते हैं कि मैंने कितने सारे क्लाइंट के साथ काम किया है। और उसके अलावा ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर इतने थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आ रहे हैं, वहां से अगर कोई स्पॉन्सर वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो तो समझ लो चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक वाली बात हो। प्रदीप महाराणा नाम के इस आर्टिस्ट का, जिनका की इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भाई क्या करते हैं, जितने भी मेरे और आपके बचपन के पुराने कार्टून्स होते थे ना, ये बस उनके एनवायरमेंट को, उनके कैरेक्टर्स को ब्लेंडर के अंदर एक बढ़िया तरीके से बना के एनिमेट करके अपनी रील्स में डालते हैं। तो जिससे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया के अंदर मासेस की ऑडियंस को अपील करोगे तो बड़े लेवल पे काम हो जाएगा। और चाइल्डहुड के कार्टून्स के ऊपर रील्स बनाने से ये तीन टाइप की चीजों को टैप करते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है नॉस्टैल्जिया फैक्टर, उसके बाद आपके आ जाते हैं इमोशन जैसे कि सैडनेस या फिर हैप्पीनेस या कोई भी इमोशन, और तीसरी चीज है मेरे भाई ट्रेंड। और इस चीज का रिजल्ट क्या है वो तो यार आप इनके इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हो। 60,000 के करीब फॉलोअर्स हो गए भाई साहब, और रील्स के ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं वो तो एकदम भाई आसमान में ही चल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बस आपसे यही बोलूंगा यार कि अगर आपके अंदर वो आर्ट की आग सच में जलती है ना, तो अपनी उस क्रिएटिविटी को इंटरनेट के ऊपर जरूर लेकर आओ। 60 सेकंड की ही तो वीडियो यार, एक वीडियो ही तो बनानी है। तुम इतनी खतरनाक आर्ट बना सकते हो, तो वीडियो बनाने में तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं सच बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा क्रिएटिव पावर किसी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने आप से यही बोलते रहोगे कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे नहीं होगा, कौन देखेगा मेरी वीडियो, लोग हंसेंगे, तो फिर तो यार तुम अपनी लाइफ के वो गोल्डन ईयर्स और आज के टाइम पे इंटरनेट की इतनी खतरनाक अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दोगे ना, जिसको रिग्रेट करने के अलावा फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं और सच बताऊं ना यार, तो मैं इस कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड को लेकर ना एक डीप तरीके से एनालाइज और रिसर्च कर रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखकर इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो गए और आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की आग जल चुकी है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो दोस्त, 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दो, और एक छोटा सा कमेंट लिख दो बस कि गिव मी द इंटरनेट पावर। और मैं सच बता रहा हूं, नेक्स्ट संडे को मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जो कि सबसे पहले तो बिल्कुल भी हवा में नहीं बातें करेगी, बेफिजूल की उसके अंदर फालतू बातें नहीं होने वाली, बेफिजूल के सपने नहीं बुनने वाले उसके अंदर बैठ के हम कि हाँ भाई ये कर देंगे, यहाँ से 1 मिलियन कमा लेंगे, यहाँ से ये कर देंगे, फालतू की बातें नहीं, ग्राउंड से जुड़ी रियल बातें हों। और रियल चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक पूरा का पूरा आपको ब्लूप्रिंट
ब्लूप्रिंट ला के रख दूंगा कि हाँ भाई एक एक स्टेप को अगर इन चीजों को फॉलो कर लोगे ना तो एटलीस्ट 60 to 70% चांसेस होंगे कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील्स को पॉपुलर एंड वायरल कर पाओगे। बट शर्त वही है यार, उस वीडियो के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा गिव मी द इंटरनेट पावर, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी चलिए इसी के साथ ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अब मैं आपसे मिलूंगा यार नेक्स्ट संडे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।